हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने अर्थात स्वीकृति का जो प्रस्ताव था कब था। फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा। यहाँ पर 14 सितंबर 1949, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा 1949 वाला ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा और देख सकते हैं ये भी प्रश्न आपके यूपीएसआई से ही आपका लिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब आपका टू का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा। ये आपका राजभाषा है। ठीक है, कैसी है, राजभाषा है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा, राजभाषा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एग्जाम के समय सब पढ़ाई करते हैं, जब एडमिट कार्ड आता है ना, बाद में भी कहते हैं सर आपने जो पढ़ाया है 4-5 वीडियो में पढ़ लेते हैं, सोचते 4-5 वीडियो में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों की सोच होती है कि 4-5 वीडियो देखते हैं, इसके बाद कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर कह रहा है आपसे हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब तिथि को, तो भाई 14 सितंबर की एक्सेप्ट की गई है, तो सिंपल सी बात है जवाब क्या हो जाएगा 14 सितंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी अर्थात हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 12 का ऑप्शन आपका जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी जो आपकी है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपका संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान जो है वो आपका क्या है। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी का स्थान जो आपका है कितना है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन आपका है और अपडेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि वर्तमान 2020 में हिंदी का स्थान जो आपका विश्व में है वो आपका तीसरा स्थान है। इसका जवाब जो आपका आएगा वो आपका सही आ जाएगा तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान। पहली भाषा आपकी अंग्रेजी है, दूसरी मंदारिन है और तीसरा जो आपका है वर्तमान में आपका हिंदी आपकी तीसरी नंबर में आपकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, 14 नंबर। चलिए 14 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और इसका जवाब जो आपका हो जाएगा लिखने के लिए। लिखने के लिए किसका करेंगे, तो भाई लिखने के लिए लिप का ही तो प्रयोग करेंगे ना, और लिप की जो संख्या होती है आपके वो लिखने में आपके 52 वर्ड होते हैं, तो लिप का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो याद रखिए कि सभी जितनी भी लिपियां हैं उनमें सबसे पुरानी लिपि आपके ब्राह्मी को माना जाता है, और ब्राह्मी से ही जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी किसकी हुई है, तो आपकी देवनागरी, मतलब कह सकते हैं देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है वो आप ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है ये आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखिए जवाब क्या बनेगा 16 नंबर में। तो देखो विकास जो आपको हिंदी को मिला है किसके माध्यम से, तो आपके अपभ्रंश के माध्यम से तो मिला है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपभ्रंश के माध्यम से ही हिंदी को विकास मिला है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है ये आपका किससे हुआ है। चलिए 35 नंबर। चलिए 35 का जवाब आ रहा है और यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। चलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है ये आपका हुआ है, आधुनिक पूछा है ना, तो सिंपल सी बात है आपका अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश। अगला दिया गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो है वो आपका कितना है। सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं और पूछे हुए प्रश्न आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको लेवल पता चल जाएगा, है ना। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 36 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक। अगला दिया गया है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरना है, खाली स्थान आपको भरना है 37 वाले में। तो देखो क्या है, लौकिक संस्कृत और इसके बाद अगर यहाँ पर भर दिया जाए, कौन सा भर दिया जाए भाई, कि लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, यहाँ पर अगर ये भर दिया जाए 37 वाले में डी वाला भर दिया जाए तो आपका क्लियर हो जाएगा कि लौकिक संस्कृत पाली से और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो ये भाषा जो आपकी है याद रखिए खड़ी बोली से, ठीक है, खड़ी बोली से। ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ी बोली से, हो जाएगा खड़ी बोली से। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। 39 का जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ब्रज क्षेत्र है ना, ब्रज क्षेत्र ना मथुरा में, तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी हो जाएगा आपका ब्रज क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो खड़ी बोली नहीं होगा भाई साहब, खड़ी बोली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मथुरा में एरिया क्या होता है, मथुरा ब्रज क्षेत्र में आता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपसे पूछा गया है, तो 40 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो प्राचीन पूछा है आर्य भाषा, तो आपकी वैदिक संस्कृत, ठीक है, हो जाएगा वैदिक संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा डी, वैदिक संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। तो 41 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, द्राविड़ परिवार दिया है ना, देखो द्राविड़ परिवार दिया है, और द्राविड़ परिवार से पता चल जाएगा कि आपको कन्नड़ भाषा की बात करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, दक्षिण भारत में जो कन्नड़ भाषा है। ऑप्शन बनेगा आपका सी बनेगा, ठीक है, सी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है। हड़ौती बोली हमने आपको कल भी बताया था कि हड़ौती बोली जो आपकी होती है वो आपकी होती है जयपुरी, जो जयपुरी होती है ना, तो जयपुरी जो आपकी होती है कहाँ पर, राजस्थान में होती है, उत्तरी राजस्थान की होती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रौघड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। रौघड़ी बोली जो बोली जाती है कहाँ बोली जाती है, तो आपके याद रखिए हरियाणा में। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। नहीं शब्द आपको लगा दिया है, यहाँ पर फोकस करिएगा। तो देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपका देखो निमाड़ी दिया है, बुंदेली दिया है और आपका मालवी दिया है। यहाँ पर दिया है बांगुरू, तो बांगुरू तो आपके यहाँ पर भाई बांगुरू का संबंध आपके मध्य प्रदेश से नहीं है, हरियाणवी से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। बघेली बोली जो आपकी है वो किस क्षेत्र की बोली है, 45 नंबर। चलिए यहाँ पर 45 का जवाब देना है, और सही जवाब क्या हो जाएगा, सर स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ पर चलाइए। तो भाई आपको हिंदी अभी की चला रहे हैं, स्टैटिक जीके हम जानते हैं कितना कौन पढ़ेगा, 2-4 लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करिए, आपको सभी कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन पहले से आप लोग इंतजार करते रहिए कि किताबों से भी पढ़ना है, आप लोग किताबों से पढ़ते रहिए भाई, ठीक है ना। हम आपको क्लासेस सभी देंगे, हिंदी जीके वगैरह सब देंगे। चलिए बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है, यहाँ पर 45 नंबर। तो बघेलखंड जो कि आपका जबलपुर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी। देखो पुरानी हिंदी मिलाया, उर्दू मिलाया और अंग्रेजी मिलाया, तो यहाँ पर इन सबको अगर मिला दिया गया है तो इसका जवाब जो हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। इसका जवाब आएगा डी, हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। गुड मॉर्निंग हंसनगर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है। यहाँ पर आपका जवाब जो आपका जाएगा कौन सा जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि जर्मन दिया है, फ्रेंच दिया है, स्पेनिश, अर्थात कह सकते हैं कि रोमन लिपि में जो प्रयोग होता है लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है, फ्रेंच भी लिखी जाती है, स्पेनिश भी लिखी जाती है, लेकिन कुल्लई जो आपकी है, कुल्लई भाषा का प्रयोग रोमन लिपि में आपका नहीं है ना। आपकी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साइड में आपकी होती है कुल्लई। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, तब आपको यहाँ पर देना है कि आपका 2001 के अकॉर्डिंग आपका बंगाली भाषा आपकी ज़्यादा थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है, 52 नंबर। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो देखो कन्नौजी बोली, कन्नौजी से अगर आपको पता चले तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है कौन सा, तो आपका फर्रुखाबाद क्षेत्र, ठीक है। फर्रुखाबाद क्षेत्र जो आपका है यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर, फर्रुखाबाद जो क्षेत्र है यहाँ पर कन्नौजी आपकी बोली जाती है। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, यहाँ पर 53 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो बांगरू है, और बांगरू का भी हमने बताया था आपके हरियाणा से है ना, हरियाणा से संबंधित है।
तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, हरियाणा से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो देखिए यहाँ पर समय दे दिया गया है अंग्रेजी को सन 1855 में। तो 1855 से अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि इस समय लगभग आपके लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले प्रशासन की दृष्टि से है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। अपन का जवाब हो गया बी नंबर, आपका क्षेत्रीय रूप जो होता है उसे बोली कहती हैं। अगला दिया गया है कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, यहाँ पर 56 नंबर आपसे पूछा है। 56 नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए, देखो मौखिक भाषा, मौखिक मतलब क्या होता है देख लीजिए। मौखिक मतलब पत्र में, निबंध में, योजनाओं में ऐसे तो नहीं होगा, इनमें तो लिखा जाएगा। और मौखिक भाषा जो होती है परिचर्चा होता है, बोलने वाली परिचर्चा, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट करें, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो सिंपल सी बात है, कन्नड़ भाषा कहाँ पर होगी, कन्नड़ भाषा कहाँ पर होगी, द्राविड़ परिवार होते हैं दक्षिण भारत में, अर्थात यहाँ पर डी हो जाएगा, दक्षिण भाषा परिवार हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर 91 का ऑप्शन आपका जवाब क्या बनेगा भाई साहब, 91 जवाब आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका 91 का हो जाएगा ए नंबर, ब्रज भाषा से, ठीक है, ब्रज भाषा से है। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा लगा है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस कारण इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमने यूपीएसआई के ही क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रीवियस ईयर में है, लेकिन यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, हिंदी शब्द जो दिया है वो किसका दिया है। तो हिंदी जो आपका आया याद रखिए ईरानियों की देन है, ठीक है, ईरानियों का देन है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट करें, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर लिपि देख लीजिए, पंजाबी लिपि। तो पंजाबी जो होती है याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर 93 का आपका बी हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि में, ठीक है, बी नंबर गुरुमुखी लिपि में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। और हमने वीडियो बना दिया है कि हिंदी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, हिंदी के पहले राइटर कौन है, हिंदी के प्रथम, मतलब हर चीज़ हमने बता दिया है। एक वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उससे आपको बहुत कुछ आपका नॉलेज मिल जाएगा। कह रहे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा परिप्रवास, ठीक है, अवधेश सिंह उपाध्याय आपका परिप्रवास, ऑप्शन आपका बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है कौन सा। तो बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आपकी होती है ना, 3 बोलियां आपकी होती हैं। तो देखो आपकी भोजपुरी तो आपकी सिंपल सी बात है, भोजपुरी तो आपकी होगी। मगध साम्राज्य वहीं आपका था तो मगही भी होगी। मिथिला नरेश वहीं था तो आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जो अवधि दिया है भाई, तो अवधि यहाँ से संबंधित आपकी नहीं है, बी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कैसी है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो आपकी है कैसी है, मतलब बौद्ध धर्म के समय जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी उपदेश भी हैं, ये सभी जो आपके दिए गए हैं वो आपकी पाली भाषा में ही दिए गए हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन आपका बनेगा डी, यहाँ पर पाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है हरियाणवी या आपका बांगरू। तो यहाँ पर आपका 97 में जो आपका है याद रखिए ये एक अपभ्रंश है और पश्चिमी अपभ्रंश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही तो आपके आते हैं ना पश्चिमी आपके उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमोत्तर और सौसेनी अपभ्रंश में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, यहाँ पर 98 का जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। 98 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। अगला हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो यहाँ पर याद रखिए हिंदी का पहला व्याकरण जो लिखा था यो लिखे थे आपके जेसुआ केटलर, जेसुआ केटलर हो जाएगा। 99 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा जेसुआ केटलर, ठीक है ना। और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, और अभी नोट नहीं करोगे तो बाद में भुगतोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जितना हम बोलते जाएं उसको नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के समय वही नोट्स आपकी काम पे आती है। और यूट्यूब में पढ़ा हुआ जो आपका प्रैक्टिस होता है कब तक याद रहेगा, हमें तो याद नहीं रहता है कि हमने मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन आपको याद रहते हैं क्योंकि जब लगातार आप पढ़ाते हैं, तो इस कारण इनको नोट कर लिया करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 100 का ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू को ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा, डी हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न जवाब दीजिए।
कह रहा है मूल विधि में कह रहा है आपसे कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जो विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाली कालीन के लिए उत्पादन जो करता है और निर्यात करता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, आपका कौन सा है। तो यहां पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। चलिए यहां पर जवाब बिल्कुल सही आ गए हैं, लगभग सभी के जवाब, क्योंकि आपने यूपीजी के पढ़ा भी होगा। यहां पर आपका 41 का ऑप्शन राइट, डी नंबर आपके लॉक करते हैं आपके भदोही में। याद रखिए भदोही जो आपका है, भदोही जिला है, ये आपके उत्कृष्ट डिजाइन की जो आपकी कालीनें हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बुद्ध कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है। यहां पर आपसे पूछा है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहां पर पूछा गया है कि है क्या, मतलब ये जो लोकप्रिय बना है वो किस वजह से बना है। चलिए रौनक जी यहाँ पर जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो याद रखिएगा कि ये आपका जो क्या है, आपका कुशीनगर में बौद्ध लोगों का एक है, इसके कारण है राम भर स्तूप। किसके कारण है? राम भर स्तूप के कारण ये आपका काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बताइए भाई कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, उस समय जो आपके वायसराय थे वो आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के, बी नंबर आ रहा है। चलिए बी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका ऑप्शन लॉक करते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, आपके लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, रवि कैसव जी गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। सिंपल सी बात यहां पर पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें से आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दूसरों के बीच क्या हुआ था, समझौता। ये हुआ कहां पर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर जवाब सबका ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब ए हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुआ था, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 44 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है। चलिए 45 का जवाब दीजिएगा। 45 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तुम्हें पढ़ने को नहीं पता तो क्यों पढ़ते हो? तो भैया जय हो गुरु जी आपकी, क्या उन्हें आप। चलिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई यहां पर बताइए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 45 का जवाब दीजिए, सही हो जाए कौन सा। तो यहां पर देखिए स्थल सीमा है ना, और स्थल में हमने बताया था कौन सा, तो आपको बताया था जो आपके स्थल सीमा से लगे हुए जितने भी पड़ोसी देश हैं ये सभी आपकी इसमें आते हैं, और इनकी सीमा जो आपकी है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन राइट यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। जो पंचायती राज प्रणाली है, जो पंचायती राज प्रणाली है, इसको जो औपचारिक रूप से दिया गया था वो कौन से संशोधन में किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, बस आपके 2 ही 4 क्वेश्चन हुए थे। 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके 1992 में 73वें संशोधन के तहत आपका हुआ था, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार जो आपका आयोग था, इसका जो गठन हुआ था 31 अगस्त 2005 को, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। याद रखिए 31 अगस्त 2005 में जांच आयोग आपकी थी, और ये जो आपका आयोग हुआ था किसके लिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार के लिए। यहां पर आपके कौन थे, तो यहां पर आपका जवाब 47 का आपका बनेगा सी, ये आपके थे वीरप्पा मोइली। कौन थे भाई, वीरप्पा मोइली थे। ऑप्शन राइट आपका यहां पर डी हो जाएगा, सॉरी आपका यहां पर हो जाएगा कौन सा, 47 का ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान CIC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। यहां पर आपसे बोला गया है, यहां पर आपसे बोला है जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल के बारे में पूछा गया है।
तो कौन सा कार्यकाल हो जाएगा, या तो वो 6 वर्ष की बात कर रहे हो या तो कह सकते हैं 65 वर्ष की बात कर रहे हो, मतलब जो दोनों में कोई भी आ जाएगा तो वो उतने पद से कह सकते हैं कि उनका वहां से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि उनका वहां से सेवा समाप्त हो जाएगी। तो आपका जवाब होगा कौन सा, बी हो जाएगा, इतने उम्र तक ये चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, 6 या कह सकते हैं 65। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी राजभाषा की शक्तियों में एक है। राजभाषा की जो शक्ति दी गई है वो आपकी कौन सी शक्ति दी गई है। तो पहला दिया है, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बना सकता है। तो ये देखो राज्यसभा दिया है, राज्यसभा दिया है संघ सूची के बारे में, यहाँ पर देखो दिया गया है कानून बन सकता है, ये धन विधेयक गैर विधेयक पर पेश और लागू कर सकता है। तो पहला तो भाई आपका यहाँ पर कह सकते हैं गलत आपका दिया है। फिर दिया गया है, यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। तो यहाँ पर देखो बजट संबंधी इसमें भी आपका नहीं है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कि जो गैर धन विधेयक होते हैं उसमें विचार कर सकता है और अनुमोदन कर सकता है, और जो धन विधेयक हैं उस पर संशोधन का सुझाव कर सकता है, लेकिन ये लोग बदल नहीं सकते हैं। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। यहां पर आपको बताना है कि 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया वो कौन सा मनाया गया था। चलिए 50 का जवाब देना है, तो 50 का याद रखिए शिक्षा दिवस, याद रखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपका प्रोग्राम है। मतलब यहां पर अगर ऑप्शन ए भरोगे तो यह कहोगे कि एक्सेस एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। इसका राइट आंसर आप भरेंगे, ए नंबर आपका यहां पर भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 प्रशिक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर कर दिया गया है। मतलब कह सकते हैं जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है प्रारंभ में कितने किलोमीटर की थी, 290 किलोमीटर की आपकी दूरी इसमें थी, लेकिन यहां पर कह सकते हैं जुलाई 2018 के बाद इसकी यहां पर जो दूरी कर दी गई है वो आपकी कितनी कर दी गई है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन राइट का बनेगा सी, 550 किलोमीटर। याद रखिएगा इसकी जो आपकी दूरी हो गई है वो आपकी कितनी है, तो 290 से बढ़ाकर आपकी कितनी 500 किलोमीटर के ऊपर कर दी गई है। तो आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा, सी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। मतलब कह सकते हैं उपवास भी लोग, बहुत लोग उपवास भी रहते हैं ना, तो उपवास के बाद जो रक्त शर्करा होता है इसका स्तर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। और ये जो स्तर कम हो जाता है कह सकते जो बोला जाता है ना प्री डायबिटीज, प्री डायबिटीज आपका पूछा गया है कितनी स्थिति में होता है। ये स्थिति होती है जब आपकी बॉडी में 100 से या 125 से कम स्तर की शर्करा बचती है, उसे बुलाता है प्री डायबिटीज। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। देखिए नारियल में रेशे होते हैं ये आपको भी पता है, शक्तिशाली फैट एसिड्स होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि खाली स्थान में अगर हम भर दें यहां पर कौन सा, ऑप्शन डी को भर दें तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपका नारियल होता है रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, और याद रखिए आपके एग्जाम में जीएस थोड़ा सा टफ ही आती है, आपने पेपर दिया होगा पिछली बार तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, वह बताइए नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। यहां पर जवाब दीजिए, चिनाब, ब्यास, सतलज या रावी, कौन सा जवाब हो जाएगा, सही जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 55 की बात किया है तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। आप कह सकते हैं कि सर हमने पढ़ा है और आपने पढ़ाया भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सतलज नदी है ये भारत के बाहर, इसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के जो आपका है वहां से निकलती है राकस्थाल से, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहां पर स्थित है। चलिए 56 का जवाब दीजिएगा, अल्पना राय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए भाई, आप लोग जवाब दीजिए 56 का जवाब किसका सही आ रहा है। चलिए 56 नंबर में जवाब किसी का आ रहा है,
चलिए हम ही जवाब देते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्टॉप लिए हो। चलिए 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका 56 का जवाब बनेगा ए नंबर। ये है लसाल गांव। कौन सा है? लसाल गांव है। लसाल गांव पड़ता कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, जहां पर डेली कम से कम 100 ट्रक प्याज आता है। याद रखिए 100 ट्रक प्याज आता है। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 57 का ऑप्शन देना है। राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर जवाब देना है। चलिए 57 का जवाब तो बिल्कुल सभी को आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल इजी है। यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल आ रहा है। यहां पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। वहीं पर अगर बात करें कि आपकी विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी, जो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। मायावती को तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल क्या होता है? दो व्यक्ति अगर आपके खड़े हैं, दो व्यक्ति यहां पर आपके खड़े हैं, अगर इनसे बोला जाए कि बताइए इन दोनों के जो बीच में बातें करते हैं, तो इनके दोनों के बीच बातें करने में जो आपका डेसिबल आपका शोर होता है वो कितना होता है? यहां पर आपका 58 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। याद रखिए 30 डेसिबल कितना होता है? 30 डेसिबल होता है। राइट आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा, 30 डेसिबल आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए 1 लीटर पानी में पूछा है, यहां पर 59 का ऑप्शन। चलिए 59 का जवाब देगा कोई? यहां पर 59 का जवाब कोई देगा जो बता सके इसका जवाब हो जाएगा। तो यहां पर सी आ रहा है। सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है कि 1 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में याद रखिएगा कि कोई भी कैलोरी आपकी नहीं होती है। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? और आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं यही कारण है। इसी कारण की वजह से यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से यहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो गेहूं सरकार तय करती थी 19 रुपया किलो में, आज वही 19 रुपए में नहीं बिक रहा है, वो बिक रहा है 16 रुपए में। जो व्यापारी है वो मनमानी कर रहे हैं, अपने अनुसार खरीद रहे हैं, 16 रुपए में खरीद रहे हैं, 17 रुपए में खरीद रहे हैं, 12 रुपए में खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन सरकार यही पाए आपको निर्धारित कर देती है कि नहीं 19 रुपए के नीचे कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन सरकार ने ये जो चीज थी इसको खत्म करने का निर्णय ले लिया था, यही कारण है कि आंदोलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 60 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी। यहाँ पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा यहाँ पर घोषित किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछा है, और ब्रिक्स आपके 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा संघाई। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपकी संघाई में है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर इन देश में जो आपके अंशधारिता है वो आपकी लगभग समान है। ठीक है, लगभग समान है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा? लॉक करते हैं 5 जून को, जो कि जवाब आ चुका है ऑप्शन सी। यहां पर 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता के लिए, फैलाने के लिए यहां पर कह सकते हैं कि जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है 2019 में जो आपका पूछा गया था पर्यावरण का विषय क्या रहा था? एयर पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? मतलब जब भी चुनाव आता है तो चुनाव आने के समय आपको पता है कि चुनाव आचार संहिता लगा दी जाती है ना। आचार संहिता लगा दी जाती है, और आचार संहिता में याद रखिएगा कि आप घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये निषेध है। ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दिया है कि निर्वाचन अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं हो सकता है। कुल मिला के आपका जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये सभी चीजें आप आचार संहिता के समय नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर आपके फिरोज राठौर जी गुड इवनिंग। चलिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी?
याद रखिए, आपको डेट याद रखना है, 14 जनवरी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 64 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपके कहां पर है? चेन्नई। चेन्नई कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है आपके? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस है, और शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? चलिए 65 का ऑप्शन देना है। 65 का जवाब कौन हो जाएगा? चलिए 65 का यहाँ पर जवाब आया भारती राजपूत का, ए नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब बिल्कुल सही है। और भी कोई है जो इसका जवाब बताने वाला है? और भी कोई है जो जवाब देने वाला है? ए नंबर सबका आ रहा है, किसी का सी भी आया, किसी का भी आया है। चलिए तो देख लेते हैं। याद रखिए, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी, वो दी गई थी 23 मार्च। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को शहीद को, यहाँ पर भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है कि भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? देखो यहाँ पर भारत में पूछा है, उत्तर प्रदेश की नहीं पूछा है, भारत में पूछा है। तो याद रखिए, भारत में 10 लाख से ज्यादा की जो आपकी आबादी है वो वाले शहर पूछा है। और ये जो आपकी जनगणना है 2011 के अनुसार ये आपको बताई जा रही है। ठीक है, ये है आपकी 53। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा 53। वहीं पर अगर बात करें कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा जो आपके हैं वो आपके 7 शहर हैं यूपी में जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन, जो नशेड़ी लोग जो आपके हैं, है ना, नशा करते हैं, इनका प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो सेवन करते हैं वो सर्वाधिक कौन करते हैं? चलिए तो यहां पर याद रखिए, जैसे आपका गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक आदि, ये अधिक शराब सेवन करने वाले आपके राज्य हैं। यहां पर जो आपका ऑप्शन है आपको कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए क्रम की अगर बात करें तो आपको बता दें, गोवा, है ना, गोवा में भी बहुत शराब पीते हैं। और आपके आंध्र प्रदेश में अंधेरी है, तो आंध्र प्रदेश में भी आपके हैं, केरल में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। केरल में प्रति व्यक्ति देखा जाए तो मदिरा पीने वाले हैं वो आपके कितना सेवन करते हैं? 8.3 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 8.3 लीटर की दृष्टि से, मतलब एक व्यक्ति जो करता है 8.3 लीटर का सेवन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? बताइए भाई, हवा में जो आपकी गैस है वो आपकी कौन सी है? सिंपल सा है, यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए, यूपी वाले बहुत सीधे हैं, इसलिए यूपी में इतना ज्यादा दारू नहीं पीते हैं, यूपी में इतना पैसा नहीं है तो वह क्या करें। चलिए, तो यहां पर कह रहा आपसे, सब पैसा तो नेता लोगों के पास है। चलिए, यहां पर आपसे पूछा गया है कि हवा, है ना, हवा में जो आपकी कौन सी है? तो 71% लगभग आपकी कौन सी? तो आपकी नाइट्रोजन हो जाएगा। 68 का, जिसका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग, सॉरी माफ करिए, 78% है ना। नाइट्रोजन कितनी है? तो 78.08% है वो आपकी क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, वहीं पर ऑक्सीजन जो आपकी है वो आपकी 20 दशमलव, ठीक है, 20.95 आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में कौन से देवता थे, कौन से देवता थे जिसके सर्वाधिक महत्व दिया गया है? सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है ऋग्वेद में, यहां पर जो आप कौन हो जाएगा? तो 69 का ऑप्शन यहां पर आपका निधि सिंह का आया है, यहां पर बी नंबर, लगभग सभी का बी आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही है। इंद्र देवता का यहां पर कह सकते हैं सर्वाधिक महत्व था। ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए रात 10 बजे आप लोग आ सकते हैं। रात 10 बजे नोटिफिकेशन नहीं जाता है, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाए करिए रात 10 बजे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है? तो 70 का ऑप्शन आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो याद रखिए, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि आपके कहां पर? तो आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा या कौन सा? तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहां पर है आपके? है तो आपके हैदराबाद में है। नाम क्या है? नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, बताइएगा कि 15 सितंबर, कब? 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है वो किस पर मिलता है? चलिए जवाब दीजिए। 71 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नंबरिंग डालते रहिए, नंबरिंग डालेंगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे कि आपका जवाब सही है, नहीं तो भाई ए बी पता नहीं कौन से प्रश्न का है। चलिए, यहाँ पर 71 का जवाब कौन सा हो जाएगा?
जवाब हो जाएगा कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, मतलब सभी में अपराध और अपराधी का वर्णन किया गया है। तो जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एक हेल्पलाइन सेवा है 1090, और 1090 ये आपकी हेल्पलाइन है जो कि कहा जाता है कौन सी, तो यहां पर कह सकते हैं वुमेन पावर लाइन। कौन है आपकी, वुमेन पावर लाइन है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वुमेन पावर लाइन है। ठीक है, क्या है, वुमेन पावर लाइन है। यहां पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु तो आपकी ये शुरू की गई है। आगे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। यहां पर पूछा है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। तो यहां पर देखो पूछा गया है 73 नंबर में, महिलाओं संरक्षण में लागू पूछा गया है, लागू पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, बनाना नहीं पूछा गया है। अगर ये पूछता कि ये जो कानून बना था कब बना था, तो आप जवाब दे सकते थे 2005 में, लेकिन पूछा गया है लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2006 में। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कहां पर, ए में मर जाएगा। 2006 में ये आपका लागू किया गया था, बल्कि बनकर तैयार जो हुआ था वो 2005 में बनकर तैयार हो गया था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय जो लिया गया है वो कहां पर लिया गया है। और ये प्रश्न आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और आप जानते भी होंगे कि आपके अखिलेश यादव की सरकार में ये निर्णय लिया गया था कि विश्व में सबसे ऊंची लगभग 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। ठीक है ना, ये जो आपका है कुशीनगर में है। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। जवाब यहां पर आपका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर कि दंड प्रक्रिया संहिता निम्न धाराओं में से किन में से सत्र न्यायालय के समक्ष विचारक की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किन में से सत्र न्यायालय, ठीक है, सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है कि आप सत्र न्यायालय के समान मतलब सामने विचार की प्रक्रिया रख सकते हैं। ये जो आपको प्रावधान है याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आपका 75 का डी हो जाएगा। 225 से लेके 237 तक यहां पर प्रावधान किया गया है। याद रखिए, सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है। याद रखिएगा यहां पर जो आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कारावास के दंड की जो सजा पारित कर सकता है कितने वर्ष की, तो यहां पर याद रखिए आपका जवाब यहां पर 76 का जवाब क्या बनेगा, 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका ए नंबर। 7 वर्ष से अनधिक के, मतलब 7 वर्ष से अनधिक के कर सकते हैं। इसका जवाब कौन हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। 7 वर्ष से अनधिक मतलब 7 से ऊपर नहीं हो सकती है, 7 से ऊपर नहीं हो जाएगी। ये आपका दिया कौन सा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा है, ये आपका निर्णय दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है कि आपराधिक, कह रहा है अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्य मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है। यहां पर देखो क्या दिया गया है, कार्यपालिका की जो आपकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है जो आपके सदाचार हैं, है ना, अभ्यासिक अपराध से सदाचार के लिए है। जो प्रतिभूति है दंड प्रक्रिया संहिता है, इसकी धारा में है, तो यहां पर 77 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। धारा 110 में है, धारा 110 में है। जवाब कुछ लोगों का आ चुका है, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है, कह रहा है 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। 10 वर्ष की अवधि तक, मतलब याद रखिए कि 10 वर्ष से तक का वो कर सकते हैं, लेकिन 10 से 11 वर्ष नहीं कर सकते हैं। यहां पर कौन होते हैं, तो ये होते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश। जो सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं वो 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकते हैं, वो 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकते हैं। याद रखिए, वो मृत्युदंड, जो आपके आजीवन कारावास, ऐसे ये न्याय नहीं दे सकते हैं, मात्र 10 के नीचे ही दे सकते हैं। तो आपका जवाब यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है, सहायक सत्र न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
देखो, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर पूछा है भरण पोषण। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम आपसे बोलें कि आपके जो माता पिता हैं, माता पिता जब आपके क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता अगर आपके बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे का कर्तव्य होता है, उनके पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता को भूखे नहीं रहना है, पिताजी को भूखे नहीं रहने देना है। इसके लिए उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, ये बोला गया है। ये आपकी धारा जो आपकी है कौन सी, 125 के अंतर्गत। और इसमें से याद रखिएगा कि भरण पोषण का अधिकारी नहीं है। तो देखो, ये आपके हैं और आपके तलाकशुदा ये हैं और आपके पिता, लेकिन सहोदर भाई, मतलब आपके अगर सहोदर भाई हैं, वो अगर भूखे मर रहे हैं, है ना, तो वो उनकी कमी की वजह से होगा। तो आपकी जो सहोदर भाई हैं उन पर आपका नहीं है कि भाई उनको भी आप खिलाइए। आप याद रखिए, यहां पर 2 पॉइंट दिया गया है, क्या, भरण पोषण, मतलब अर्धमज वयस्क संतान है उसको आप खाना खिलाइए, ठीक है, ये दिया गया है। और नहीं खिलाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। पिता आपके जो काम नहीं कर सकते हैं उनको भी आप खाना खिला सकते हैं। तलाकशुदा पत्नी है, वो अगर कोई काम नहीं कर सकती है उसको भी खाना, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन भाई सहोदर भाई के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो भूखे मर रहे हैं उसके लिए आपको खाना देना ही पड़ेगा, ऐसा आपको यहां पर दंड नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश नियम के संबंध में दिया जा सकता है। मतलब धारा जो 145 है, धारा 145 है वो किस विषय में बोला गया है, तो धारा 145 है वो बोला गया है कि किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें एवं भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित हैं। इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका भी हो जाएगा, किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें हो, भूमि की उपज हो या लाभ भी सम्मिलित हो सकता है। ये 145 दंड संहिता के तहत आपका बोला गया है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये, तो चलते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय हिंद।